मीन्स जितना आप टाइम लगा रहे हो उतना ही आपको आउटपुट भी मिल रहा है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आपको उसके बदले आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वल रिटर्न। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लर्निंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ लर्निंग। ठीक है ना, इसकी कुछ डेफिनेशंस, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर लर्निंग कर्व्स। ठीक है, वो सब के साथ डील करेंगे हम। जैसे पहले भी एक बार मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि लर्निंग होता क्या है। लर्निंग, जब भी लर्निंग होती है तो बिहेवियर में चेंज आता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे यहाँ पीछे एक टाइम आया, कोविड का टाइम। ठीक है, तो उस टाइम में हमने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की। ठीक है ना, नया नॉलेज हमें मिला। हमने ये देखा कि इंसान की ज़िंदगी में हेल्थ का कितना बड़ा रोल है, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए ज़िंदगी में। तो उसके बाद लोग, अक्सर आप देखते हो कि लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए। वो क्यों? क्योंकि हमें एक नॉलेज, नया एक एक्सपीरियंस मिला जिसमें हमें ये फील हुआ कि हेल्थ इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए। हेल्थ को लेकर जो लोगों का एटीट्यूड था वो बदला। एटीट्यूड इज रुझान, लाइकिंग और डिसलाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग इज एटीट्यूड। तो हेल्थ को लेकर जो लोगों का एटीट्यूड था वो बदला। एटीट्यूड बदला तो वो हमें बिहेवियर में भी दिखने लगा। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो हमारा खाना पीना जो था उसमें भी वो हेल्थ कॉन्शियस दिखने लगी। आप न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो, आप जो जंक फूड है उसे अवॉइड कर रहे हो। ठीक है ना, आपका उठना बैठना बदल गया। आप सुबह, आपकी जो डेली रूटीन थी उसमें चेंज आ गए। आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने लगे, आप शाम को जल्दी सोने लगे। मतलब जब भी आप हेल्थ कॉन्शियस हुए, जो भी इंसान हेल्थ कॉन्शियस हुआ तो उसकी पूरी लाइफ का जो भी बिहेवियर होता है उसमें चेंज देखने को मिलता है। ठीक है ना, कोई भी पार्ट हो, ठीक है ना, जो उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लर्निंग। कि जब आपको कोई नॉलेज मिला, जब आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस करने से आपका एटीट्यूड बदला और एटीट्यूड बदलने से आपका बिहेवियर बदलता है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। वही एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, लिखा है लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आप सिर्फ बिहेवियर नहीं, हम इसके अलावा और भी इसे लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं परमानेंट चेंज इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब एक चेंज आ जाता है आपके बिहेवियर में। किस वजह से? आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, या आपको ट्रेन किया जाता है, या आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, तो उससे आपकी बिहेवियर में एक बदलाव आता है। उसको हम बोलते हैं लर्निंग। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की वर्ड है रिलेटिवली परमानेंट चेंज। देखो, इसे परमानेंट चेंज नहीं लिखा, डिफरेंस है। परमानेंट चेंज मीन्स कोई चीज़ परमानेंट चेंज हो जाए, लेकिन लर्निंग ऐसी नहीं है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ सीख गए तो वापस उसे ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। फॉरगेटिंग इज देयर एज वेल। ठीक है ना, आप भूल भी सकते हो। रिलेटिवली परमानेंट चेंज मतलब होता है कि जो आसानी से भूले ना, क्योंकि लर्निंग इन इटसेल्फ इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है, इंस्टेंट नहीं होता है। तो जो चीज़ धीरे धीरे सीखी जाती है उसे भुलाने में भी वक्त लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म जो यूज़ किया है दैट इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। होप यू गॉट इट। ठीक है, तो दिस इज लर्निंग। अब लर्निंग को लेके ना कई सारे लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है ना, उन डेफिनेशंस को अगर हम देखेंगे, जैसे देखो कुछ आप ये खुद देख सकते हो। जैसे ये गेट्स हैं, इनकी डेफिनेशन है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। वही जो हम बात कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। व्हाट इज मॉडिफाई मीन? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना, किससे? किसी एक्सपीरियंस से या किसी ट्रेनिंग की वजह से। ये एक डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती। 2-3 डेफिनेशंस आपको पता होंगी तो उससे आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो थोड़ा सा और बढ़ जाती है। सेकेंड इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग
न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस, ठीक है ना। नए नॉलेज को एक्वायर करने के प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, लर्निंग। एंड न्यू रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस मीन्स कि जब किसी सिचुएशन में आप फेस करते हो, आप किसी सिचुएशन को फेस करते हो, तो उस सिचुएशन में आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है ना। तो उन नए रिस्पॉन्सेस को सीखना, नए नॉलेज को सीखना, उसे भी हम लर्निंग कह सकते हैं। देन इज लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग क्या है कि आप नए आदतें, नए हैबिट्स को आप एक्वायर करते हो, नया नॉलेज आप गेन करते हो, नए एटीट्यूड्स आप एक्वायर करते हो, ठीक है ना। तो दिस इज, ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ लोग हैं जिन्होंने लर्निंग की डेफिनेशंस दी है, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, दैट इज इट इज ए प्रोसेस। मैंने पहले ही बता दिया, लर्निंग को ऐसे इंस्टेंट चीज नहीं है, प्रोसेस, कोई अमल है जिसमें वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो हम कैसे प्रोसेस, क्यों है, कोई भी प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होता है, मीन्स इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअल होता है, ऐसे इंस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, आप गाड़ी सीखने गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप गाड़ी में बैठ गए और आपको किसी ने बोला आप सीख के चलाने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, ग्रेजुअली होगा। एक चीज़ सीखोगे, दूसरी चीज़ सीखोगे। आप लैंग्वेज की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, हम अपने घर में लैंग्वेज सीखते हैं, सारे लोग अपने घरों की लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बताया और सीख लिया, इट टेक्स टाइम। तो दैट्स वाई ये जो लर्निंग का जो लर्निंग जो है, इट इज़ ए प्रोसेस। प्रोसेस कहने का मतलब यह है कि इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअली होता है, वक्त के साथ साथ ये चीज़ आती है, वक्त के साथ साथ लर्निंग होती है। सेकेंड इज इट इन्वॉल्व्स चेंज। ऑब्वियसली सीखने से पहले और सीखने के बाद में अगर कोई डिफरेंस नहीं हो तो फिर सीखना कहाँ का, सीखना कहाँ गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी सीखना चाहते थे तो एक वो स्टेज थी जब आप सीख नहीं पाते थे, एक वो स्टेज है जब आप सीख गए, तो चेंज हुआ ना। तो लर्निंग के साथ हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। इट इन्वॉल्व्स चेंज। जब भी लर्निंग होगी तो उस बिहेवियर में, किसी चीज में मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरी चीज रिलेटिवली परमानेंट, हम पहले ही डिस्कस कर लिए कि रिलेटिवली परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो गई, जो चीज सीख गई वो जिंदगी में कभी भूलेगी, ऐसा नहीं है। मतलब भूल सकती है, अगर आप किसी चीज को छोड़ दोगे तो वो भूल भी सकती है, लेकिन ऐसे आसानी से भूलेगी नहीं, ठीक है। देन इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है ये पर्पसफुल होती है। गोल मतलब जब भी आप कोई चीज सीखते हो तो किसी मकसद के साथ सीखते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रैंडमली सीख ली, है ना। कई बार आप किसी अपने शौक को पूरा करने के लिए कोई चीज़ सीखते हो, आपको गाना पसंद है, गाना गाना पसंद है, तो इसलिए आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो म्यूजिक की, ठीक है ना। दैट मीन्स आपका शौक है, आप उस शौक को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो, ये लर्निंग हो रही है। आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आपका कुछ गोल है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कुछ गोल है, ठीक है ना। तो लाइफ में जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसके पीछे कुछ मकसद होता है, वो पर्पसफुल होती है। उसके बाद यूनिवर्सल, लर्निंग इज यूनिवर्सल। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि जहाँ मैं हूँ यहाँ मतलब लर्निंग होती, यहाँ सीखा जाता है, हमारे स्टेट में सीखा जाता है, हमारी कंट्री में सीखा जाता है, दूसरी कंट्रीज़ में सीखा नहीं जाता है, ऐसा ज़मीन के किसी दूसरे कोने पे सीखा नहीं जाता, ऐसा नहीं है। जहाँ पूरी धरती पे हर जगह सीखा जाता है। इवन ह्यूमन बींग्स की हम अगर बात करें, उन्हें तो सीखने, इसके साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी लर्निंग होती रहती है। तो लर्निंग इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है ना। हर जगह हर वक्त लर्निंग हो रही होती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है एक ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। उसके बाद लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑब्वियसली, है ना। अब लर्निंग स्पीड जो है वो वेरी कर सकती है इंसान की उम्र के साथ। अदरवाइज बच्चा पैदा होने से लेकर मरते दम तक सीखता रहता है। हमने डिस्कस किया ना, लर्निंग जो है वो वॉर्म टू टॉम्ब, ठीक है ना, लाइक डेवलपमेंट जिसे हम बोल रहे थे कि वो वॉर्म टू टॉम्ब होती, लर्निंग भी क्या है, वॉर्म टू टॉम्ब होती है, ठीक है। तो
हाँ, इसमें डिफर ये हो सकता है कि बच्चा जिस तेज़ी से सीखता है, हो सकता है एक 60 ईयर्स या 70 ईयर्स का बंदा उस स्पीड से नहीं सीखेगा, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी वो सीखेगा। स्पीड वेरी हो सकती है, मोटिवेशन डिफरेंट हो सकती है कि क्यों सीख रहा है, डोमेन्स अलग हो सकते हैं कि अब किस चीज़ में सीख रहा है, अब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, बट लर्निंग इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है ना। उसके बाद लर्निंग जो है इंडिविजुअल भी होती है, सोशल भी होती है, ठीक है ना। लाइक हमने स्टडी किया था जीन पियाजे को, तो वहाँ पे उसने बच्चे को बोला था कि चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। जो जो वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इंडिपेंडेंटली जैसे ही चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ से उसको कुछ सीखने को मिलता है। तो दैट मीन्स लर्निंग इज इंडिविजुअल। और वहीं अगर हम बात करें वाइगॉट्स्की की, तो उसने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। उसने बोला कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा अपने कल्चर के अंदर रह के सीखता है, बच्चा किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वहाँ से सीखता है। तो लर्निंग जो है दैट इज इंडिविजुअल एंड दैट इज सोशल एज वेल, ठीक है। ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद अगर हम देखें तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है ना। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, हम इनको पर्सनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे लर्निंग डिपेंड होती है। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, अब ये है कि लर्नर रिलेटेड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स मतलब हम कह सकते हैं पर्सनल फैक्टर्स। क्या कह सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स। क्योंकि लर्नर सीखने वाले के से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या होता है, एज एंड मैच्योरिटी इम्पैक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस को। ऑब्वियसली अगर एक तरफ आप एक बच्चे को देखते हो और दूसरी तरफ किसी एक बुजुर्ग को देखते हो, ठीक है, बच्चा सीखने की जो स्पीड होगी, लर्निंग स्पीड इसकी ज़्यादा होगी इसके कम। तो ऑब्वियसली एज एंड मैच्योरिटी जो है ये इम्पैक्ट करती है लर्निंग को, ये एक ऐसा फैक्टर है। उसके बाद इंटेलिजेंस, वेरी अंडरस्टूड, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी उतनी लर्निंग आपकी फास्ट होगी। इंटेलिजेंस क्या मतलब, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जितनी आपकी अच्छे से हो रखी होगी उतनी ही आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी। जितनी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी उतनी आपकी लर्निंग स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए ना, कुछ भी काम करने के लिए लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी किस तरह की मोटिवेशन है, आपकी मोटिवेशन की इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत क्या है, ठीक है ना। वो ओम शांति ओम में शाहरुख खान बोलते हैं ना, जब भी आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात का ज़रा ज़रा तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाता है, ठीक है। तो ये वो शिद्दत होनी चाहिए। जब इंसान के अंदर जब किसी चीज़ को पाने की शिद्दत हो या कोई भी काम करने की शिद्दत हो, वो आग लगी रहती है उसके अंदर, तो वो आग उसे ना बैठने नहीं देती, उसे मतलब एक प्रोसेस में लगाए रखती है और उस प्रोसेस से इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो वो मोटिवेशन चाहिए। जितनी मोटिवेशन जितनी स्ट्रांग होगी लर्निंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो मोटिवेशन भी एक फैक्टर है। उसके साथ साथ हेल्थ, ऑब्वियसली अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल को एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करें कि जो हेल्दी नहीं है, ठीक है, जिसके जो किसी बीमारी में मुब्तला है, ठीक है ना, तो दोनों की अगर लर्निंग कैपेसिटी देखें, लर्निंग जो देखें तो उसमें डिफरेंस होगा। वो बच्चा जो बिल्कुल मतलब हेल्दी बच्चा होगा उसकी जो लर्निंग होगी वो फास्ट होगी उसके कंपैरिजन में जो बच्चा हेल्दी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी उसकी फिजियोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं करेगी लर्निंग के लिए जो बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला होगा, ठीक है। तो ये आगे कुछ आपकी पर्सनल फैक्टर्स, लर्नर रिलेटेड पर्सनल फैक्टर्स। इसके बाद इसी में और कुछ चीज़ें हैं लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दीज आर आल्सो, इनको भी हम पर्सनल फैक्टर्स के अंडर ही काउंट करेंगे। कि अटेंशन, ठीक है, आप क्लास में जा रहे हो, ठीक है, बच्चा
एक जो है वो फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट है लेकिन माइंड से कहीं और है, ठीक है ना। तो मतलब वो अटेंटिव नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसका लर्निंग ऑब्वियसली इफेक्टिव नहीं होगा। तो अटेंशन जो है वो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जितने ज़्यादा आप अटेंटिव होंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। उसके बाद इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, है ना। अगर आप मेरे इस वीडियो को इंटरेस्ट से देख रहे हो तो आपका लर्निंग जो होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसे ज़बरदस्ती बिठा रखा है कि देखो, या क्लास में अपने बच्चों को ज़बरदस्ती बिठा रखा है, तो फिर टीचर जो बोलता है तो जब इंटरेस्ट नहीं होता तो जो आवाज़ होती है वो एक किस्म का शोर होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है। जो भी आप बातें कर रहे हो वो एक नॉइस है, एक शोर है। लेकिन अगर जब आपका इंटरेस्ट है तो उस टाइम जो कन्वर्सेशन है, जो भी बातें हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, दैट बिकम्स मीनिंगफुल। तो अटेंशन, इंटरेस्ट जितना अच्छा होगा, जो लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उसके बाद मेमोरी, ठीक है ना, ऑब्वियसली इम्पेक्ट करती है लर्निंग को। अच्छी मेमोरी होगी, अच्छी लर्निंग होगी। इमोशंस, लर्निंग में आप इमोशनली इन्वॉल्व हो कि नहीं हो, ठीक, आप बहुत अच्छे से सीखते हो कोई भी चीज़ वेयर यू आर इमोशनली इन्वॉल्व। जहाँ पे भी आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीख पाते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स आ गए। इसके अलावा हम देखें, उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो। अभी तक जो हम फैक्टर्स देख रहे थे जो इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, वो कौन से थे? पर्सनल थे, विच आर रिलेटेड टू लर्नर। अभी जो है ये कौन से? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक, क्या हो सकते हैं जो लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ क्लासरूम की बात है। अब क्लासरूम, यहाँ तो क्लासरूम की बात है, लेकिन ये पूरे समझो एक पूरी धरती जो है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो सारा क्या है? क्लासरूम है, ठीक है। तो अगर हम क्लासरूम, स्पेशली क्लासरूम सेटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट फैक्टर हो सकता है जो क्लासरूम के अंदर टीचिंग को या लर्निंग को इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। देखो, एक ये सीटिंग अरेंजमेंट मान के चलें, ये फ्रंट है, ठीक है ना, ये बच्चे ऐसे, और इसी तरह रो चलते जाती, कुछ बच्चे ये हैं पीछे। अब आप देखोगे कि ये जो लास्ट वाला बच्चा होगा, ठीक है, इस बच्चे तक टीचर की जो आवाज होगी, वॉइस, उसे पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है। मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको एक क्लासरूम सेटिंग का, ठीक। हो सकता है यहाँ की आवाज लास्ट तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी, जैसा साफ इस फ्रंट वाले बच्चे को सुनाई देता होगा। अगर ये क्लास लंबी होगी, बड़ी क्लास होगी, तो लास्ट वाले बच्चे को शायद वैसी आवाज सुनाई ना दे। दूसरी बात, मे बी इसको अगर यहाँ पे कुछ सामने कुछ बोर्ड वगैरह लगा है तो इसकी जितनी विजिबिलिटी होगी साफ, इसकी उतनी अच्छी विजिबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। तो इस बच्चे और इस बच्चे के सीखने में क्या होगा? फर्क होगा, ठीक है ना। माइन्यूटली डिफरेंस होगा, बट होगा, ठीक है ना। तो ये है कि क्लासरूम सेटिंग कैसी है। और इसके कंपैरिजन में रिसेंटली हमने देखा था कि एक केरला में एक उन्होंने बड़ा अच्छा सा सीटिंग अरेंजमेंट डिवाइस किया कि क्लास में इस तरह से डेस्क लगा लो, ठीक है, पूरे क्लास के ऐसे, और ये टीचर जो है ये पूरा सब बच्चों के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें और ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है कि बैक बेंचर्स वाला कोई कंसेप्ट ही इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये कुछ क्लासरूम सेटिंग है। अब इस सेटिंग में और इस सेटिंग में डिफरेंस है। यहाँ जो बच्चा है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, टीचर की 1 to 1 इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। बैक बेंचर वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। एक कई बार इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स से बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें भी लर्निंग को इम्पैक्ट करती है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है
टीचिंग मेथड्स, है ना। टीचिंग मेथड मीन्स कौन सा आप जो टीचर है, जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो आप कौन सा पेडागोजी फॉलो कर रहे हो, क्या मेथड है आपका, ठीक है ना। अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है ना। आप स्टोरी टेलिंग का यूज़ कर रहे हो बच्चे का इंटरेस्ट ग्रैस्प करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि आप आए और किताब उठाई और शुरू हो गए। बच्चे की अटेंशन को ही आप ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे और सीधे अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में वो चीज़ें जो लर्निंग को इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना। टीचर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो लर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट करती है। उसके बाद फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट का होना ज़रूरी है। अब देखते हैं मतलब घर के अंदर वैसा एक पॉजिटिव माहौल हो जहाँ पे बच्चा रह के पढ़ सकता है। स्पेशली अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे तो इवन हर बच्चा जो है फैमिली का एक इकोनॉमिक यूनिट है, विच कंट्रीब्यूट्स इन द इकोनॉमी ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। इकोनॉमिक यूनिट है, घर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। हो सकता है बच्चा घास काटने जाता है, जब मतलब सीज़न आ जाता है, हार्वेस्टिंग सीज़न या कोई दूसरा खेती बाड़ी वाला सीज़न, तो बच्चा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। कई बार सिबलिंग्स जो होते हैं, यंगर सिबलिंग्स, उनकी केयर में बच्चा लग जाता है। कई बार घर के जो जानवर होते हैं, ठीक है ना, उनकी केयर, उनकी देखभाल में बच्चा लग जाता है। तो वो जो पूरा टाइम है, वो पूरा टाइम अपनी स्टडीज़ को नहीं दे पाता। तो एक वो बच्चा, इसकी कंपैरिजन करें कि उस बच्चे से जो किसी शहर में किसी अच्छी फैमिली में है, स्कूल से आता है, घर आया तो उसको ट्यूटर आ जाता है, ठीक है ना। उसके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट नए गैजेट्स हैं वगैरह, ठीक है ना, वो सब इजीली अवेलेबल है। तो उसकी लर्निंग और उसकी लर्निंग में फ़र्क होगा। और फैमिली सपोर्ट इकोनॉमिकली नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें एक साइकोलॉजिकली भी रहता है। घर का एक एनवायरनमेंट वैसा हो, ठीक है ना, जहाँ पे बच्चा मतलब पढ़ लिख सकता है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और ढेरों सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग को। आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी भी लर्निंग हो रही है, आप हो, मैं हूँ, जो भी इस दुनिया में, हर किसी की लर्निंग तो हो ही रही है किसी न किसी किस्म की। फॉर्मल नहीं हो रही है तो इनफॉर्मल हो रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस करते हैं, किन चीज़ों का हमारी लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सारे फैक्टर्स आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये कुछ फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल, है ना। आप बच्चों को देखो, बच्चे क्या, कोई भी इंडिविजुअल हो, जितना सिंपल हो, सादा हो, आसान ज़बान हो, सादी ज़बान हो, उतना इजीली इंसान चीज़ों को समझ पाता है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, बच्चा मतलब जो टीचर प्रेजेंट कर रहा है, टीचर जो सिखा रहा है, जिस चीज़ का सिखा रहा है, तो उसको कितना सिंपल बना के प्रेजेंट कर पा रहा है बच्चों के सामने, ठीक है। तो उस चीज़ को देखना है। सेकेंड, हम कह सकते हैं कि जो आपका ये है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए आपके पास, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन वहाँ से उठा ली, कुछ वहाँ से उठा ली, कुछ यहाँ से उठा ली, उनके बीच में कुछ ऐसा ऐसे एक फ्लो नहीं है, ठीक है ना। तो वैसी चीज़ों को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी कंटेंट हो, वो अगर एक प्रॉपर फ्लो में बच्चे को बताया जाए तो वो इजीली उसे समझ पाता है। मिसाल के तौर पर हम समझे, मान लो ये जो स्टिक्स मैंने रखी, ये कुछ स्टिक्स हैं, ठीक है, ये भी स्टिक्स है, ठीक है ना। एक तो इस तरह से स्टिक है, और इन्हीं स्टिक्स को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये भी स्टिक्स हैं, ये भी स्टिक्स हैं। अब बच्चे को मैं बोल रहा हूँ गिनने को, कि क्या करो, इनको काउंटिंग करो इनकी। अब बच्चे के लिए इजी क्या है, ये भी स्टिक्स है, लेकिन ये मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से रखी, तो यहाँ बच्चा इजीली कर सकता है। यहाँ बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो दिस इज, ये भी कंटेंट सेम, ये भी स्टिक्स, ये भी स्टिक्स, मतलब कंटेंट सेम, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड और ये ऑर्गेनाइज्ड हो। तो जब भी आप कोई भी कंटेंट बच्चे के सामने प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे बता रहे हो, दैट मस्ट बी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ओके।
सो दिस इज मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उसी का ये भी है, ब्लूम्स नहीं ये भी दिया है, ठीक है। तीन चीजें उसने बोली, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो लर्निंग होती है, एक तो कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू माइंड, एक वो जिसमें थिंकिंग वगैरह आपका आ जाता है, मेमोरी, थिंकिंग, प्लानिंग वगैरह। इफेक्टिव, इमोशंस, इफेक्टिव इज रिलेटेड टू इमोशन, इमोशनल लर्निंग होती है, ठीक है ना। आपको पता है एक होता है आई क्यू और दूसरा होता है ई क्यू, इमोशनल क्वेश्चन, आजकल इस पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। और उसके बाद साइकोमोटर, ठीक है ना, फिजिकल, जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल। तो इन सब के अलग अलग ये भी डोमेन्स हैं, सब में अलग अलग से लर्निंग होती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ऐसी लर्निंग जिसमें कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल ये तीनों इन्वॉल्व हो, तो वो लर्निंग जो होती है वो सबसे बेस्ट इफेक्टिव लर्निंग होती है वो, ठीक है ना। इसीलिए आजकल आप देखते हो कि प्ले वे जो है, प्ले बेस्ड पेडागोजी अपनाई जाती है कि बच्चे को ऐसे हंसते खेलते खेलते आपको पढ़ाना है। उसमें क्या है कि एक तो बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है ना, तो मीन्स कुछ ना कुछ उसका कंसेप्ट डेवलप करना है, ठीक है ना, वो आ गया रिलेटेड टू कॉग्निटिव। दूसरा इफेक्टिव, मतलब उससे खेलते ताकि वो किस स्टेट में, हैप्पी स्टेट में, हैप्पी क्या है कि इमोशन है, ठीक है, इमोशनली इन्वॉल्व, खुश होके पढ़े, ठीक है ना। और उसके बाद साथ में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, तो वो खेलते खेलते पढ़ रहा है तो वो कहीं जंप मार रहा है, कहीं इधर से उधर जा रहा है, तो उसकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है। तो ऐसी जो इस तरह की जो लर्निंग होती है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें, तीनों डोमेन्स हिट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। नाउ इज लर्निंग कर्व, ठीक है ना। अब लर्निंग कर्व क्या है, लर्निंग कर्व, इसे अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ लर्निंग, है ना। लर्निंग कर्व क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी रेट ऑफ लर्निंग, आप किस स्पीड से सीख रहे हो, आप फास्ट सीख रहे हो, आप स्लो सीख रहे हो, क्या आपका रेट क्या है, ठीक है ना। तो उस रेट को, उस स्पीड को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे एक कर्व बनता है, एक ग्राफ में एक कर्व बनता है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग कर्व, ठीक है। अब ये कितने किस्म के हैं, चार किस्म के। वन इज इक्वल रिटर्न्स, सेकेंड वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड एस शेप्ड कर्व। इसमें वन बाय वन यही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल रिटर्न्स, मतलब वापसी कितनी हो, बराबर हो, मतलब आप जितना कुछ लगा रहे हो उतना ही कुछ वापस भी आ रहा है। इसे यहाँ आप ध्यान दो, मान लो इस एक्सिस पे मान लो हम लर्निंग मान के चलते हैं कि इस तरह से इस तरफ लर्निंग और इस तरफ टाइम, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, इसे हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये ज़ीरो है, ओरिजिन है, ठीक है ना। यहाँ से आपकी लर्निंग शुरू होती है, ठीक है। लाइन सीधी बनी मुझसे, चेंज
चेंज करते हैं। देखो ये आपका जितना टाइम उतना लर्निंग, जितना टाइम उतना लर्निंग, जितना टाइम उतना लर्निंग। तो मतलब कैसा जो कर्व है वो कैसा बन रहा है, ऐसे लीनियर कर्व, इसलिए इसको लीनियर कर्व भी बोल सकते हो, लीनियर कर्व। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बन रहे, स्ट्रेट लाइन बन रही। मीन्स जितना आप टाइम लगा रहे हो उतना ही आपको आउटपुट भी मिल रहा है, जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आपको उसके बदले आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्वल रिटर्न। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये एक मतलब आइडियल स्टेट है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे इंसान की ज़िंदगी में किसी चाइल्ड, किसी इंडिविजुअल को आप देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें कम टाइम में ज़्यादा सीख जाते हैं, कुछ ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लेकिन बहुत कम सीखते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती होंगी कि टाइम लगाया और उतना मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके बदले में वैसा कुछ हमें मिला भी। तो हमेशा ऐसी चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि आइडियल स्टेट हम इसे मान सकते हैं। तो मतलब ऐसा करो जिसमें आप जितना टाइम लगाओ उतना सीखोगे भी, उससे जो कर्व बनता है उसे लीनियर कर्व बोलते हैं या इक्वल रिटर्न्स। ये एक चीज़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, फिर आप वही इस तरफ टाइम को लोगे और इस तरफ आपकी लर्निंग। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स पहले आप थोड़ा कम सीखोगे वक्त के साथ साथ, लेकिन आगे जाके आप बड़े तेजी से सीखते हो। देखिए आप पहले देखो, ये अगर टाइम था तो इस टाइम तक आपने सिर्फ, अगर इसको हम जोड़ेंगे, ये देखो टाइम ज़्यादा और सीखा आपने कम। लेकिन फिर एक स्टेज देखो यहाँ पे कि टाइम देखो, यहाँ से यहाँ तक टाइम इतना और आप सीख कितना गए। ठीक है, तो मतलब जैसे आप आगे आगे जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि आप टाइम सीख ज़्यादा रहे हो और टाइम, अब यहाँ देखो ना, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ इतना ज़्यादा आपने किया और टाइम को लगभग यहाँ से यहाँ इतने कम टाइम में आपने इतना ज़्यादा सीख लिया, जब यहाँ के इतने ज़्यादा टाइम में सिर्फ इतना सीखा था। तो दिस इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब स्टार्टिंग में आप कम सीखते हो लेकिन आगे आगे जाके आप एकदम से तेज़ी से सीखने लग जाते हो। तो ऐसी सीखने का जो कर्व है उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। या हम ये जो कर्व बनता है कनकेव बनता है, तो इसे हम कनकेव कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी को क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके लिख सकते हैं, आगे जाके फिर से वीडियो बना लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव पॉजिटिव का उल्टा है। ठीक है ना, दैट मीन्स पहले आप ज़्यादा सीख गए लेकिन आगे जाके आप क्या हो गए, कम हो गए, गिरने लग गए। ठीक है, पहले आप देखो कितनी तेज़ी से सीख रहे हो लेकिन फिर आप डाउन हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो ये ऐसे है, ठीक है ना, तो इसको हम कन्वेक्स कर्व भी बोल सकते हैं, कन्वेक्स कर्व। नाउ लास्ट वन इज एस शेप्ड कर्व। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, देखो पहले आप स्लो, फिर आप तेज हो गए, फिर से आप स्लो हो गए, तो आप देखोगे ये ऐसा जैसा बन रहा है, एस टाइप का, इसलिए इसको एस शेप्ड बोलेंगे। क्या हो गया, मीन्स पहले आप स्लो, फिर आप फास्ट, फिर से आप स्लो हो गए। ठीक है ना, तो ऐसा जैसा बन रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस शेप्ड कर्व। मतलब शुरू में आप धीमे थे, फिर एकदम से एक स्टेज आई बीच वाली, आप बड़ी तेज़ी से लर्न करने लगे, लेकिन एक स्टेज आई फिर आप रुक गए, फ्लैट चलने लग गए या डाउन हो गए। ठीक, तो इस शेप को क्या कहेंगे, एस शेप्ड कर्व। तो हर इंसान ना इन कर्व से खुद को रिलेट कर सकता है कि मेरी जो स्टेज है वो क्या है, अभी मेरी जो लाइफ जिस स्टेज से जा रही है, तो मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एस शेप पे आया हूँ, ठीक है ना, यहाँ इक्वल
रिटर्न्स है। तो ये कुछ कर्व्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो इसमें हमने क्या, कुछ की टेक अवेज की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा, वही लर्निंग इज कंटिन्यूअस है, ये सबको पता है। इट ब्रिंग्स लास्टिंग चेंज, ओबियसली लर्निंग से चेंज होना, लर्निंग है तो चेंज है। लर्निंग अगर चेंज नहीं है तो हम लर्निंग बोल ही नहीं सकते कि लर्निंग कहाँ गई, फिर एग्जिस्ट ही नहीं करें, क्योंकि लर्निंग अगर है तो दैट इन्वॉल्व्स चेंज। अगर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है तो मतलब आप कुछ सीखे नहीं हो। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है ना, बहुत सारे हमने पर्सनल फैक्टर्स देखे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे जो लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद अकर्स इन 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है ना। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेन इसमें जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा लर्निंग थेरीज। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो अलग अलग लर्निंग थेरीज दी हैं कि किस तरह से बच्चा लर्न करता है, ठीक है ना, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि लर्निंग जो है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो होपफुली क्लियर होगा एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।